और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी सीईसी की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 50 नामों पर सहमति बनती नजर आई है। और आपको बता दें, बड़ी जानकारी है कि आज पहली लिस्ट का ऐलान भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के 50 नाम तय कर लिए गए हैं। आधी से ज्यादा सीटों पर जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जबरदस्त तरीके से मंथन हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने और उसको लेकर बीजेपी प्लान तैयार कर रही है। 50 से ज्यादा नामों को लेकर मंथन हुआ, वो तय कर लिए गए और ये बताया जा रहा है शिखा कि आज पहली लिस्ट उम्मीदवारों के नाम की सामने आ सकती है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रीनगर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों मुद्दों पर चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति, मुद्दों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों को लेकर के अलग अलग चर्चा हुई है। राम माधव जी किशन रेड्डी के साथ जब पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है तो फोकस जम्मू डिवीजन पर सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि जम्मू डिवीजन में 43 सीटें आती हैं और 43 सीटों में से 34 सीटें ऐसी हैं जो कि हिंदू बाहुल्य हैं या फिर यहाँ पर हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो साथ ही साथ बीजेपी का फोकस उन सीटों पर भी है जहां पर मुस्लिम मतदाता है। हाल ही के चुनाव हुए थे, सरपंच के चुनाव, उसमें भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोटिंग जो परसेंटेज है वो अच्छा रहा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने आधे से ज्यादा सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। साथ ही बैठक के दौरान जम्मू की सभी सीटों पर सहमति बन गई है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब देखना होगा कि किन किन नामों को फिलहाल किन किन नामों का ऐलान किया जाता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में उन प्रत्याशियों को इस बार टिकट दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं और साथ ही साथ धारा 370 जो बीजेपी का अहम मुद्दा है उसको भी बीजेपी ने राष्ट्रवाद के तौर पर यहाँ पर प्रचार उसका किया है। बीजेपी ने एक बार फिर राम माधव पर भरोसा जताया है। पिछली बार जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो इसका क्रेडिट भी राम माधव को ही गया था, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। परिसीमन के बाद समीकरण में काफी बदलाव आया है। परिसीमन के बाद जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहतर है, ऐसे में वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। जम्मू में बीजेपी पहले से ही मजबूत है, ऐसे में वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जुगत लगाई जा रही है। दूसरी तरफ कश्मीर के सियासी समर के लिए अलग से रणनीति बुनी गई है। दरअसल ऐसी खबर है कि बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में बीजेपी 8 से 10 निर्दलीयों पर दांव लगा सकती है। इस फार्मूले को बीजेपी लोकसभा चुनाव में आजमा चुकी है। बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन से ज्यादा सीटें जीतने का है। अगर बीजेपी जम्मू में रिकॉर्ड सीट जीतकर कश्मीर में निर्दलियों का समर्थन कर पाती है तो घाटी में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है और आपको ये भी बता दें कि वहां पर सेना और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़की है और वहां पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई है ढाका में। ढाका की ये तस्वीरें जिसमें 50 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। उपद्रव एक बार फिर से बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ढाका की सड़कें एक बार फिर से नारेबाजी, तोड़फोड़, आगजनी, यही हो रहा है वहां पर। ये देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से सचिवालय को वहां पर घेर लिया, सचिवालय में तोड़फोड़ की है। वहां पर उपद्रवियों और सेना के बीच में हिंसक झड़प हुई है। एक बार फिर से ढाका में 50 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं।
तो मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, असल में वो वहां पर जो हिंसा हो रही है उसको रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, अभी भी हिंदुओं पर हमले के मामले सामने आ रहे हैं। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना और छात्रों के बीच झड़प हो गई और देखिए किस तरीके से लाठियां भांजी गई हैं। लाठियों के साथ छात्रों को रोकने की कोशिश हुई है। एक के बाद एक इस तरह के मामले बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हालात जस के तस। ढाका में हिंसक झड़प हुई है और ये बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। छात्रों सेना के बीच झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढाका की तस्वीरें। और वहां पर अभी भी लगातार लोगों के खिलाफ हिंसा जारी है, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही है। और इस सब के बीच कुछ और तस्वीरें जब सचिवालय को घेर लिया गया और जमकर सड़कों पर उपद्रवियों ने मचाया तांडव। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। देर रात अंसार ग्रुप और सेना में हिंसक झड़प हुई, उसकी तस्वीरें हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कथित छात्र संगठन अंसार ग्रुप ने अपनी कई मांगों को लेकर ढाका में सचिवालय के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ दी और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसी दौरान पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने की कोशिश की और इसके बाद सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, हवाई फायरिंग की गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंसार ग्रुप और सेना दोनों में ही झड़प हुई है। ढाका की ये तस्वीर है जहां पर जबरदस्त हिंसा एक बार फिर से देखने को मिली है। तो ये आपने देखा कि अंसार ग्रुप और साथ ही जो सेना है उसके बीच झड़प हुई, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन लगातार शिका वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि तोड़फोड़, आगजनी, यही वहां का मंजर नजर आ रहा है। वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अब बांग्लादेशी मौलाना जो है वो भी उकसाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है और इस नफरत की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वहां के मौलाना। ऐसा ही एक मौलाना है शेख अहमदुल्लाह। इस मौलाना का मानना है कि मुसलमानों को गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यानी क्या सीधा सीधा निशाना हिंदुओं पर है। এর জবাবে বলবো যে ইসলাম কোনো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমোদন দেয় না। সাধারণ তথাকথিত বন্ধুত্ব বলা যেতে পারে। इस्लाम के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा देने वाला ये मौलाना खुलेआम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बढ़ावा दे रहा है। हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूनुस सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों से किए गए वादे धरे के धरे रह गए। हिंदुओं पर हमले और हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। कट्टरपंथी ताकतें चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बना रही हैं और हिंदुओं के विलेन ऐसे मौलाना नफरत की आग में और भी घी डालने का काम कर रहे हैं। এর জবাবে বলবো যে ইসলাম কোনো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমোদন দেয় না। সাধারণ তথাকথিত বন্ধুত্ব বলা যেতে পারে। हिंदू परिवारों के साथ साथ कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं के मंदिर भी हैं। बांग्लादेश के ठाकुर गांव से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां एक हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया और तो और कट्टरपंथियों ने एक एक मूर्ति को भी तोड़ डाला। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के असल हालात कैसे हैं। बांग्लादेश में मंदिरों में हो रही लूटपाट और तोड़फोड़ को लेकर भारत के संत समाज में आक्रोश है। लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बहू बेटियों को सरेआम बाप के सामने बेटी के रेप हो रहे हैं। आप अब देखिए नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अन्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार, उनको घरों में हो रही तोड़फोड़, मंदिरों में लूटपाट और दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौलानाओं के ये भड़काऊ बयान चिंगारी का काम कर रहे हैं। सवाल सीधे यूनुस सरकार से है, क्या बांग्लादेश की सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है? ब्यूरो रिपोर्ट,